हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ स्माइलिंग डिप्रेशन के बारे में। स्माइलिंग डिप्रेशन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, फिर भी आपको हंसते मुस्कुराते अपनी लाइफ में नकली सी हंसी के साथ घूमते हुए दिखाई देंगे। अब समझेंगे हम इस वीडियो में कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज़ होते हैं, किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एग्जाम्पल भी दूंगी केस का, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आप या आपका कोई अपना इस चीज़ का शिकार है तो आप उसको और ख़ुद को इससे बाहर निकाल कर ले आएँ। वीडियो एंड होने के बाद आपने क्या सीखा आप कमेंट कर कर बताएंगे। आपने किसी को निकाला इससे, आप खुद निकले, वो भी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करेंगे। आपको इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों की मदद हो जाएगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो, ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और डिप्रेशन को अपने से दूर भगा दो और खुलकर स्माइल करो और ज़िंदगी को मस्ती से जियो। तो चलिए हम डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है और मैंने बहुत ही प्यार से इसको अपना बेस्ट देते हुए लिखा है, उसे भी आपको ज़रूर पढ़ना है और पढ़ाना है, क्योंकि ये बुक भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेगी। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। सिम्टम्स ऑफ स्माइलिंग डिप्रेशन। परसिस्टेंट सैडनेस, लगातार एक उदासी बनी हुई है। उदास तो सभी होते हैं, लेकिन जब एक डिप्रेसिंग स्टेट आती है तो उसमें लगातार वो उदासी अंदर अंदर बनी हुई रहती है। अंदर उदासी है लेकिन बाहर से पर्सन स्माइल कर रहा होता है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है, ऐसे दिखा रहा होता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है किसी भी चीज़ में, ज़बरदस्ती धक्का दे के अपने आप को हंस हंस के इंटरेस्ट ले रहा होता है। फटीक, थकान रहती है, शरीर थका थका सा, मारा पिटा सा, किसी ने बदन में दर्द, बिल्कुल थकान, कुछ करने का मन नहीं है, स्माइल करके करता रहता है। स्लीप इश्यूज़, नींद में बड़ी दिक्कत आती है, बस सुबह उठकर स्माइल करके सब काम चल रहा होता है। चेंज इन एपेटाइट, भूख बदल जाती है, कुछ लोगों की बहुत बढ़ जाती है, कुछ लोगों की बहुत कम हो जाती है, बट स्माइल कर कर मैनेज कर लेते हैं। कम लग रही है तो अरे अच्छा खासा वेट लॉस हो रहा है, ज़्यादा लग रही है तो भाई खुश है इसलिए खा रहे हैं, इस तरीके के एक्सक्यूजेस देने शुरू कर देते हैं। आइसोलेशन, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप से, बट आइसोलेशन के पीछे का क्या वजह है उसको फेक करने लग जाते हैं, स्माइल करने लग जाते हैं। मी टाइम है ना, मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मी टाइम हो रहा है, फेक कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आती हैं, बट इट्स ओके, किसकी नहीं आती नेगेटिव थॉट्स, चेंज कर लेते हैं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शिकार हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, डिफ़िकल्ट होता है, फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ से, मन नहीं होगा शायद, स्माइल कर देते हैं, और नॉर्मल है, ऐसे तो सबके साथ ही होता है। इधर उधर से रेफरेंस उठा के उनको बताने लग जाते हैं कि इसके साथ भी ऐसा होता है, उसके साथ भी ऐसा होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिजिकल सिम्टम्स आते हैं तरह के, कभी स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बीट बड़ी हुई महसूस होती है, किसी भी तरीके से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, सब कुछ ऐसे होती है, तो उसको भी डिप्रेशन के उसमें नहीं अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ये थॉट प्रोसेस की वजह से या लाइफ इवेंट्स की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, उसको पता नहीं क्या है, कुछ तो है, तो उसमें ढूंढेंगे क्योर कि कुछ फिजिकली ऐसा हो रहा है, और वो भी अरे अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं और कुछ लोग ढूंढते हैं, जब उनको बताया जाए कि ये दिमाग की वजह से हो रहा है तो उसे मानने से इनकार कर देंगे, डिनाइल कर देंगे। अब ये सिम्टम्स आते हैं इस तरीके के, पर स्माइलिंग डिप्रेशन है ना, स्माइल के साथ इग्नोर, डिनाइल नहीं है ये। अब कॉजेज़ क्या होते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन के? हाई एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं ऐसे लोग, खुद से भी दूसरों से भी। अब जब इतनी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशंस तो सबकी सारी पूरी नहीं हो सकती हैं, और जब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर एकदम से गुस्सा आता है, नॉन एक्सेप्टेंस आती है। तो जब भी हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे और ये पूरी नहीं होंगी तो यहाँ पर आता है नॉन एक्सेप्टेंस। अब ये नॉन एक्सेप्टेंस जो आता है, इसी की वजह से सारा कलेश पड़ जाता है। कभी गुस्सा आता है, कभी हम बहसबाजी में लग जाते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए था, कुछ भी है, कभी डिनायल, कभी डिप्रेस, सब तो ये उस वजह से होता है। परफेक्शनिज्म,
जो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर समय परफेक्शन जो है ना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपने आप से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, दूसरों के लिए भी बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कुछ है। अब वो हर समय उनके हिसाब से तो हो नहीं सकता, वो अपने टाइम रिसोर्सेज सब वेस्ट करते रहते हैं, अपने आप को बहुत प्रेशराइज करते रहते हैं, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अंदर अंदर खोखले होते रहेंगे। नाम ही स्माइलिंग डिप्रेशन है ना, जिसमें एक इंसान अपनी रियल स्टेट को फेक कर रहा है। अब परफेक्शन से निपटने का भी सोल्यूशन बता देती हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आपको प्रोग्रेस पे ध्यान देना होता है ना कि परफेक्शन पे। परफेक्शन एक इल्यूजन है, छलावा है। अगर आपको स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है तो आपको प्रोग्रेस प्रैक्टिस करनी है, ना कि परफेक्शन के चक्कर में पड़ना है। इसी तरह से सोशल स्टिग्मा, कई बार बड़ा सोशल स्टिग्मा होता है कि अगर मैंने किसी को बता दिया है, किसी को पता चल गया कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लो मूड रहता है, मुझे दिक्कतें आ रही हैं, तो लोग मेरे बारे में क्या नेगेटिव इमेज बना लेंगे। लोग बोलेंगे ये तो बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, इसको डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या हुआ इसकी लाइफ में, किसने गलत कर दिया, इसने क्या कर दिया, फलां ढिमकाना। बहुत सारा सोशल स्टिग्मा के तहत लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बस प्रॉब्लम होते हुए भी नकली सी फेक सी स्माइल के साथ धक्का देते रहते हैं अपनी ज़िंदगी को। पर्सनल हिस्ट्री, कुछ इंसान की खुद की अपनी कोई पहले की भी ऐसे हिस्ट्री होती है, लेकिन उसको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उसको रिजेक्शन मिला, सबने बोला नाटक है, ये है, वो है, तो उसने अब बताना ही बंद कर दिया और उसने फेक स्माइल अपने चेहरे पर सजा ली और उसने दुनिया को बस अपने आप को नॉर्मल दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे इनिशियल एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर उसमें हमें अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो ट्रीटमेंट, वो गोलियों का ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही मैं, वो ट्रीटमेंट मतलब कैसे हमें लोगों ने ट्रीट किया, वो हमें ठीक से नहीं मिला, तो फिर फेक करना शुरू कर देते हैं कि नहीं कोई बात ही नहीं है, सब कुछ अपनी एक फेक सी हंसी के पीछे सब कुछ छुपाना शुरू कर देते हैं। ये भी रीज़न होता है इसका, केमिकल इम्बैलेंस। अब केमिकल इम्बैलेंस बैठे बैठे तो हो नहीं जाता, लाइफस्टाइल पुअर हो, कोई भी ट्रॉमास लेकर आप, बैड मेमोरीज लेकर, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें लेकर आप घूम रहे हैं और बहुत ही नेगेटिविटी का लूप चल रहा है आपके अंदर, कुछ भी एकदम सडन आपको बहुत सेटबैक लगी, कुछ भी, उस वजह से आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत रिलीज़ हुए और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होने बंद हो गए, और या आपने अपनी फ्यूचर की एक ख़राब इमेज दे दी, आपने बता दिया अपने दिमाग को कि अब कुछ नहीं बचा है, सब बेकार है, अब तो जीवन काटना है, ढोना है, अब तो बस जितने भी दिन दिए हैं भगवान ने मुझे जीने हैं, अच्छा मेरे को सुसाइड तो इसलिए नहीं करना है, घर की बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो ज़िंदगी काट के जानी है। मतलब आपने अपने अंदर से पूरा का पूरा डार्क कर लिया, तो उससे तो डेफिनेटली केमिकल इम्बैलेंस हो गई ना, आपकी हरकतों से, आपके सारे थॉट प्रोसेस से, जो भी आप अपने आप से बार बार फीड करते रहते हैं, तो उससे केमिकल इम्बैलेंस होता ही है। मैंने बताया जैसे खाने पीने की गड़बड़ी से, लाइफस्टाइल, उससे भी सबसे केमिकल इम्बैलेंस होता है। कुछ ऐसा हो गया तो आपको लग रहा है कि अंदर से कुछ ठीक नहीं चला, लेकिन फिर भी आप फेक कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, कॉसेस। अब जरा समझ लेते हैं, एक केस बताती हूँ मैं। अब ये लड़का है, अब जब ये छोटा था, इसके मदर फादर दोनों जॉब करते थे, दोनों वर्किंग थे। अब दोनों ने इसको पैदा तो कर लिया, लेकिन शायद इसको पैदा करके उन्हें रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई हमसे, हमारी फ्रीडम पे अटैक हो गया। ख़ासतौर से जो इसकी मम्मी थी, वो बहुत ही ओवर एम्बिशियस थी और उनको ये लगता था कि नहीं, मैं बच्चा घर में ऐसे बैठूंगी नहीं संभालने के लिए, तो नौकरों पर छोड़ा और घर में दादी दादा, मतलब परमानेंट नहीं रहते थे, आते जाते रहते थे। अब नौकरों पे ही ज़्यादातर बच्चा रहता था, तो बच्चे की इमोशनल नीड कभी पूरी नहीं हो पाई। जब भी वो कुछ कहता था तो उसे वैलिडेट नहीं किया गया। धीरे धीरे उसने अपनी एक आर्टिफिशियल दुनिया बना ली और जैसे जैसे बड़ा होता गया, कुछ फ्रेंड्स मिलते गए, थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो वो थोड़ा थोड़ा बेटर फील करता था, कभी लो फेज़ में, कभी थोड़ा बेटर फील करता था। लेकिन ज़िंदगी को उसने एक ऐसी स्माइल में ढक लिया कि जिससे लोगों को लगता था कि नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असलियत में उसको बहुत प्रॉब्लम थी। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक ऐसी नॉर्मल सी स्माइल सजा के रखता था, सब वैसी बड़ी बड़ी बातें करता था जैसे कुछ भी नहीं, और अंदर से खोखला था, कुछ पता ही नहीं चलने दे रहा था। घर वालों ने तो पहली आंख मीच रखी थी, माँ बाप तो अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे, और ये इसी तरीके से बड़ा हुआ और ये डिप्रेशन का शिकार। तमाम जो लक्षण मैंने बताया वो उसमें प्रेजेंट थे, और कॉजेज़ भी मैंने आपको बता दिए कि क्या थे इसके उसके, और ये सब इस पर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि 26 साल का होते होते इससे संभलना बंद हो गया। अंदर अंदर इसकी केमिस्ट्री अंदर की इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, बॉडी ब्रेन इसको इतना टॉर्चर करने लगे, इसको इतने सीवियर फिजिकल सिम्टम्स आने लगे, इसको इतना नेगेटिव थॉट्स का फ्लो आता था, सो नहीं पाता था, इतना ज़्यादा खाता था, इतना जंक फूड का, इतना अल्कोहल का शिकार हो गया कि शरीर इसने अपना बिगाड़ लिया बहुत ही बुरी तरीके से। और फिर भी कोई पूछता था, अरे भाई मज़े में है, सब कुछ है, और अंदर रोता था फूट फूट कर
कहने लगा मैम मैं अकेले में इतना रोता हूँ कि बिलक बिलक के रोता हूँ कि मेरे आंसू भी आते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है उस टाइम पर कि मैं अब गया, मेरे से संभाला नहीं जाता, इतने बुरी तरीके से मैं रोता हूँ। और मैं अंदर से बिल्कुल खोखला हूँ सब है, लेकिन मैं बाहर से दिखाता नहीं है। तो ये क्या था, एक स्माइलिंग डिप्रेशन, जिसमें बाहर आप बहुत नॉर्मल दिखा रहे हैं, बिल्कुल एकदम हंस रहे हैं, सब नॉर्मल है ऐसे किसी से, क्योंकि आपको डर है, उसके अंदर डर था कि मेरी फीलिंग्स को कोई वैलिडेट नहीं करेगा। जब भी इसने कहा, जब भी इसके माँ बाप से इसको रिजेक्शन मिला, और जब इसके माँ बाप से इसको रिजेक्शन मिला, तो उसके ब्रेन ने एक मैसेज परसीव किया कि तेरी कोई सुनने वाला नहीं है, तू बताएगा तो सबको लगेगा तू ऐसे ही कर रहा है, तेरे लिए कितना कर रहे हैं हम, फिर भी तू खुश नहीं है ज़िंदगी में, तेरे अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, तुझे ये ला के दिया, तुझे वो ला के दिया, ये करा वो करा, और तुझे तब भी होश नहीं किसी चीज़ का। तो इसके अंदर एक वो चीज़ खालीपन बैठ गया था, इसके अंदर एक डर बैठ गया था कि मैं किससे कहूँ। लेकिन 26 का आते आते इससे जब बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल ही ऐसे टूट के बिखर रहा था कि अभी किसी के सामने स्माइल करा और बस उसका हटते ही और ये बिखर पड़ा। जब बिल्कुल ही ऐसे होने लगा तो इसने अपने माँ बाप की चोरी से सेशंस बुक करे और इस तरीके से वो करा। मैंने कहा भाई माँ बाप को क्यों नहीं बताया? तब उसने बताया कि उनको बताने का क्या फ़ायदा है, उनको तो ये लगेगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ, अभी तक तो मैं कल तक हंस रहा था, तो कोई भी मेरी बात को नहीं समझेगा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से सोचा कि आपसे मैं कहूँगा तो आप तो मुझे समझेंगी। तो ऐसा भी हाल होता है स्माइलिंग डिप्रेशन में लोगों का। तो आप प्लीज़ अपने आसपास लोगों के लिए जेनरस रहिए, काइंड रहिए। यू नेवर नो कि कब किसकी ज़िंदगी की रियलिटी आपके सामने आए, कौन कितना सफ़र कर रहा है नहीं पता। हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे अक्सर बहुत सारे गम की लंबी कहानी दास्तान होती है। सो अगर कोई इंसान एबनॉर्मली भी आपको हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत गाना भी है ना वो कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो समझिए ऐसा होता है। बहुत बहुत नॉर्मली ज़्यादा खुश दिखाते हैं अपने आप को, एबनॉर्मली हंसकर दिखाते हैं। बस वो नज़र चाहिए जो पहचान सके कि ये वास्तविकता में खुश है या सच में इसके अंदर बहुत ज़्यादा गमों का ढेर है और ये हंसकर दिखा रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, घर बैठे आप कैसे अपनी मदद कर सकते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो मेरे पास आया तो वो 26 साल तक एग्जॉस्ट हो चुका था अपनी लाइफ से, ब्लास्ट हो जाता था कभी भी। मैंने उसको एक फ्री स्पेस दिया, एक सेफ स्पेस दिया बिल्कुल, कि एक्सप्रेस करो हर बात। उसकी बातें इतने ध्यान से सुनी, इतनी ज़्यादा ध्यान से सुनी कि उसने एक बात को तो कई बार रिपीट भी किया उसने, क्योंकि जब इंसान ऐसे ओवरवेलम फील करता है इमोशन में तो कई बार वो रिपीटेशन भी करता है। बट जब आप किसी को सुन रहे हो, उसको एक्सप्रेस करने दे रहे हो, तो उसका रिपीटेशन भी सुनो, उसे एक्सप्रेस करने दो। आप सफ़र कर रहे हो तो आप इमोशनली एक्सप्रेस करो, कि कोई दूसरा सफ़र कराए तो उसे एक्सप्रेस करने दो। इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, डिप्रेशन इज़ नथिंग, जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। मार्क माई वर्ड्स, डिप्रेशन इज़ नथिंग, जस्ट लैक ऑफ एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेशन करने दो। जितना ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन होगा उतना अंदर का बवाल निकलेगा, लाइट फील करोगे। फिज़िकल एक्टिविटी, उसको फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया, क्योंकि खा खा के उसने अपने आप को बहुत ओवरवेट कर लिया था, क्योंकि खाने से प्लेजर आ रहा था उसको। क्या करता वो भी, कोई था तो नहीं उसका सुनने वाला, समझने वाला, कोई भी नहीं था उसे। सबके सामने उसे स्माइल करके रहना था, क्योंकि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, तो एक सोशल इमेज थी। तो वो मोटा हो गया, इस तरीके से परेशान था, तो फिज़िकली भी बिल्कुल इनएक्टिव जैसा हो गया था। तो फिज़िकली उसको एक्टिव किया ताकि एंडोर्फिन वगैरह रिलीज़ हो, आप बाहर जाओगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, सोशल सर्कल बनेगा, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होगा, आपके अंदर डोपामिन भी रिलीज़ होंगे, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, सेरोटोनिन भी, सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। तो फिज़िकली उसको एक्टिव किया गया, और आपको भी एक्टिव होना है फिज़िकली। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, उसको माइंडफुल होना सिखाया, बहुत सारी ग्राउंडिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, बहुत सारी ऐसी जर्नलिंग चीज़ें उसको सिखाई गई जिससे कि वो माइंडफुल रहा। ओके, ये इमोशन है, एक्नॉलेज करना है, इसे पास होने देना है, इसके पीछे की लेयर्स को समझना है, क्या चीज़ें हैं जिससे इंटरेक्ट करना है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे माइंड के लेवल पर पास होने नहीं देना है। तो बहुत सारी माइंडफुलनेस टेक्निक सिखाई। तो आप भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो कि ऐप पर अवेलेबल है, 5 सेंसेस की एक्सरसाइजेस, बहुत सारी एक्सरसाइजेस माइंडफुलनेस की ऐप पर अवेलेबल हैं, आप उसको करिए। और मेरा दूसरा चैनल है केजे टॉक्स, उस पर मैं बहुत सारे मेडिटेशंस वगैरह अपलोड कर रही हूँ, तो आप उस पर से भी मेडिटेशंस वगैरह कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप केजे टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना,
जैसा खाते हैं अन्न वैसा हो जाता है मन। तो उसका डाइट हमने पूरा चेंज किया, सेरोटोनिन रिच डाइट उसको बताई कि क्या उसको नट सीड्स खाने हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी जो है ना अपनी डाइट का मौसम के अनुरूप खाना है, भूख लगने पर ही खाना है, चबा चबा कर शांत मन से बिना मोबाइल टीवी के खाना है। और आपको अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट सीड्स सब कुछ आप करना है। जैसे सेसमी सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, आपको आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, है ना, आपको जैसे पोटैटो हो गया, और ये चीज़ें जैसे आपको ना कॉलीफ्लावर हो गया, आपको ब्रोकली हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। आलमंड्स कितने अच्छे हैं, है ना। इस तरीके से तमाम ऐसी बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट सीड्स हमें कुदरत से मिले हैं जो हमारे अंदर नेचुरली वो केमिकल जिसकी कमी हो गई उसे बनाने में मदद करते हैं। तो मैं एक्सक्लूसिवली एक वीडियो भी बना दूंगी जिसमें कि सिर्फ फूड आइटम के बारे में बात करूंगी कि सेरोटोनिन रिच फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगी। जब तक आप अपनी डाइट को बस जो नेचर ने दिया है उस पर बेस रखो, फैंसी पैक्ड फूड, जंक फूड सब अवॉइड कर दो। और स्लीप हाइजीन, स्लीप को रेगुलेट करना, स्लीप साइकिल को बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स टाइम पर सोना, फिक्स टाइम पर उठना, सोने से 1 घंटे पहले गैजेट्स को बिल्कुल ऑफ कर देना, स्लीपिंग रिचुअल्स को अच्छी तरह से आपको ब्रश करने की आदत है, क्लोथ चेंज करने, लाइट डिम करने की आदत है, प्रेयर करके सोने की आदत है। वो सारी हेल्दी हैबिट्स जो बिफोर स्लीप होनी चाहिए वो सब इंक्लूड किए गए, है ना। वो सब चीज़ें पूरा एक स्लीप हाइजीन की किस तरीके से कॉफ़ी इंटेक, ये जो भी कैफ़ीन का इंटेक है वो सब ख़त्म कर देना है, अल्कोहल की जैसे आदत, या सब कुछ वो उसको छुड़वाया गया। और ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी स्लीप से पहले रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। मैंने स्लीप के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको देख सकते हो और डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगी। और कैसे बाहर निकलते हैं इससे, सोशल कनेक्शन डेवलप करे गए। उसके पास थे लेकिन फेक थे, जिनके सामने वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता था, बस स्माइल करनी थी। आपको रियल सोशल कनेक्शंस, और वो सोशल कनेक्शन सोशल मीडिया पे नहीं बनाने, रियल में बनाने हैं। तो उन सोशल कनेक्शंस को ज़रूर बिल्ड करना है, क्योंकि इससे हमें सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है। क्योंकि हम सब लोग एंसेस्टर्स के टाइम से प्रोग्राम है, क्या चाहिए हमें, ग्रुप में रहकर हमें सेफ्टी मिलती है, तो हमें एक सेफ्टी का एहसास होता है। और यहाँ से हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होता है, और जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे फ्रेंड से मिलना, आउटिंग करना, टूर पे जाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसी तरीके से कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स, जिसमें कि कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की जो नेगेटिव थॉट्स आते थे उसको ऑल्टरनेटिव तरीके से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप कैसे सोच सकते हो, ये सब चीज़ें ना। जैसे उसको अपने माँ बाप से बहुत शिकायतें थी, उसको ये लगता था कि मेरे माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया, मुझे पैदा करके मुझे बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया। इस तरीके से बहुत थॉट्स आते थे। तो इन सबको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक एम्पैथेटिक वे से, पेरेंट्स की भी अपनी लिमिटेशन समझते हुए कैसे वो एक हेल्दी वे में सोच सकता है, जिससे कि उसके अंदर की वो सारे के सारे जो इमोशंस हैं, जो नाराज़गी है, वो रिलीज़ हो सके। तो बहुत सारी इस तरीके से उसको टेक्निक सिखाई गई। उसके डिस्टॉर्शंस, जो थिंकिंग एरर्स थी, वो पकड़े गए। आप थिंकिंग एरर्स पे पूरी सीरीज़ बनाई भी है, वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमने उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं, उन सबको इस्तेमाल किया। तो आपके लिए भी मैंने CBT की बहुत सारी ऑलरेडी वीडियो बनाई है और बनाती ही रहूँगी। तो जो आप वीडियो से सीखते हैं, थॉट्स चेंज करने के लिए जो मैं बताती हूँ, एक्शंस चेंज करने के लिए, बिहेवियर चेंज करने के लिए, वो सब उसको एक सिस्टमैटिक वे में कराई गई। तो आपको भी ये सब चीज़ें करनी होती है, इससे क्योर होती है। एंगेज इन हॉबीज़, उसके अंदर हॉबीज़ को डेवलप कराया गया कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हॉबी होती है उसकी, उस हॉबी को ज़िंदा रखना होता है। तो जब आप अपनी हॉबीज़ में एंगेज होते हैं तो आप बहुत जल्दी अच्छी तरीके से नेचुरली हैप्पी फील करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से रियलिस्टिक गोल्स उसकी लाइफ के सेट कराए गए, क्योंकि उसके पास कोई फ्यूचर की इमेज ही नहीं थी। उसको लगता था कि अब मैं तो बर्डन हूँ, ज़िंदगी काटनी है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो उसको एक गोल दिया, उसको इसकी फ्यूचर की एक इमेज थी। क्योंकि जब तक आपके पास फ्यूचर की इमेज नहीं होगी, आपका माइंड आगे क्यों प्रोग्रेस करना जाए, आपको क्यों वो उस वेब से निकलने देगा। कोई तो पर्पज़ होना चाहिए ना, कोई तो फ्यूचर की इमेज होनी चाहिए, कोई तो गोल होना चाहिए ना। तो आपका वो एक लिविंग से कुछ डीप सेंस ऑफ कनेक्शन होना चाहिए, तो वो उसको दिया गया। उससे बात कर कर ऐसे ही आपको अपने लिए देना है कि आपको लाइफ का कोई गोल सेट करना है, आपको अपना एक पर्पस फाइंड आउट करना है, अपने दिमाग को एक मेंटल मूवी देनी है जिसमें कि आप देख सकें कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप सुन सकें, आप फील कर सकें अपने फ्यूचर को। रियलिटी बनने से पहले अपने माइंड में रियलिटी बना देनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी रियलिटी बाद में बाहर जो है वो बाद में बनती है, सबसे पहले आपके अंदर बनती है। तो जब आपके अंदर वो रियलिटी आप बना लेंगे तो आपका माइंड आपको हर डिप्रेशन से बाहर निकलने देगा। लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर की कोई इमेज नहीं है तो आप हमेशा होपलेस फील करेंगे, आपको हेल्पलेस फील होगा, आप वर्थलेस फील करेंगे, जो कि इस लड़के के साथ भी हो रहा था।
तो आपको इस गलती को करने से बचना है। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, इसकी लाइफ में बहुत कुछ खराब था लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी था। जब हम खराब पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन जो है ना वो पॉजिटिव पर ध्यान नहीं देता। तो हमारी लाइफ में जो कुछ अच्छा है, ब्लेसिंग है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो पेरेंट्स की तरफ से नेग्लिजेंस था लेकिन उनकी तरफ से बहुत एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट भी था, इन अ वे अदर वे बहुत था। उसकी सारी की सारी डिमांड्स भी पूरी हुई थी, बहुत कुछ ऐसा था। अब आप ये कहेंगे कि क्या इमोशनल नीड और ये मटेरियलिस्टिक नीड का तो कोई वो ही नहीं होता है। देखो भाई, हम इंसान हैं, हमें जीने के लिए अच्छी तरीके से मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। अगर वो भी हमें समय पर प्रोवाइडेड हो रही है, हमें बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग के पास तो कुछ भी नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि इतना ही कुछ ख़राब था जितना उसके दिमाग ने उसे मैग्नीफाई भी कर लिया था। तो बहुत कुछ अच्छा भी होता है। लेकिन जब हम एक लो फेज़ में होते हैं तो हम अच्छा देखते नहीं हैं। लेकिन जब हम अच्छा देखना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे साथ गलत तो हुआ, कुछ बुरा तो हुआ, लेकिन इतना भी नहीं जितना माइंड ने उसका राई का पहाड़ बना दिया। तो वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी कराई कि चलो अभी भी जो है ना, आप को खुद को भी अंदर से रियलाइज़ हो गया। या जैसे जब वो ट्रीटमेंट में था मेरे, तो हमने धीरे धीरे उसको इनकरेज करा कि अपने पेरेंट्स को भी बता दो कि आप क्या सफ़र कर रहे हो। आप अपने स्माइलिंग फेस को हटाओ और अपने डिप्रेशन को दिखाओ और बताओ ऐसे सफ़र करो, तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और वही हुआ जो उसको लग रहा था, उससे उल्टा हुआ। उसके पेरेंट्स को जब पता चला कि इतना सफ़र करा है और उन्होंने दिखाया कि इस तरीके से ट्रीटमेंट चलेगा, जो प्रिस्क्रिप्शन था वो सब दिखाया, तो वो भी अलर्ट हो गए एकदम से। फिर उन्होंने मुझसे बात करी और इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट पूरा करवाया। तो फैमिली ने भी सपोर्ट किया। तो वो सब चीज़ों के लिए भी मैंने उसको बताया, समझाया कि आप ग्रेटफुल फील करो। ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा। जब आप ये सब चीज़ें करोगे कलेक्टिवली, तो आप देखोगे, महसूस करोगे कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है और स्माइल रह जाएगी, डिप्रेशन गायब हो जाएगा। बिलीव मी, स्माइलिंग डिप्रेशन बहुत ही गंदा सा है, बहुत ही बुरा सा है, बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस देता है। नहीं, स्माइल रखो, डिप्रेशन हटा दो। और इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करो और कमेंट करके तो मुझे पक्का से ही बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप कैसे दूसरों की मदद करेंगे। सो इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। अपना खास ख्याल रखेंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।